मैं लेकर आई हूँ एक कार्यक्रम जिसका नाम है खुद की खोज। जैसा कि इसके नाम से झलकता है, खुद की खोज स्वयं की तलाश ही है। जीवन के भूल भलैया में अक्सर हम खुद को ही भूल जाते हैं और बस दिनचर्या में जीते रहते हैं। इसी तरह की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कला, साहित्य, ये सब चीज़ें हमें फिर खुद की ओर ले जाने को मजबूर कर देती हैं। कई दफ़ा हम आत्मीयता से जुड़ते हैं या अध्यात्म से, या फिर कुछ लोगों के लिए ये आत्मदर्शन भी हो सकता है। कुछ लोग ध्यान में चले जाते हैं और खुद को खोज लेते हैं। आज मेरे लिए खुद की तलाश वही रहेगी जो विभिन्न लोगों की कहानियाँ रही हों या विभिन्न लोगों ने जो कृतियाँ लिखी हों। इस खुद की तलाश कार्यक्रम में हम लोग बहुत सी कहानियों के माध्यम से या फिर बहुत सी कविताओं और जीवनियों के माध्यम से खुद को खोजने की इस मुहिम में आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस कड़ी में हम एक कहानी को सुनने जा रहे हैं। मेरी दोस्ती मेरा प्यार। आज मुझे याद आने लगा 20 साल पहले जब मैं शिंटू से मिला था। वह भी एक इत्तेफाक ही था। शिंटू न जाने कहाँ से आ रहा था, मेरे सामने ही वह धड़ाम से गिर गया। 17-18 साल का लड़का कैसे गिर गया? मैं अपने को रोक नहीं सका, उसकी ओर भागता गया। उसे उठाकर खड़ा करने में मदद की। मुझे पूछने का मौका भी नहीं मिला, थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसा होता रहता है। अब मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। उसके चेहरे पर कोई झेंप तक नहीं थी, वह मुस्कुरा रहा था। वह चला गया। चाल तो उसकी लंगड़े जैसी थी। मैं उसे जाते देखता रहा। उसने एक बार फिर मुड़कर भी नहीं देखा। मैं भी अपने काम चला गया। परंतु जब शाम को उसके स्थान पर दोबारा पहुंचा तो मेरा ध्यान फिर शिंटू की ओर ही गया। उसके प्रति मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी, जानने की इच्छा हुई और शिंटू के घर का पता करके उसके घर वालों से मिलने की इच्छा हुई। पता चला कि वह अपने पिता के साथ रेलवे कॉलोनी में रहता है। मैं शाम को ही उनके घर चला गया। रेलवे कॉलोनी में जब पहुंचा, उसका मकान मिलने में कोई देरी नहीं लगी। शिंटू का नाम पूछते ही बाहर खेल रहे लड़के मुझे उसके मकान तक ले गए। रेलवे की कॉलोनी हो तो कोयले की अंगीठी क्यों ना जले। एक नहीं, सभी घरों से कोयले की सुगंध के साथ आसमान में उठता हुआ धुआं रेलवे कॉलोनी का आभास करा रहा था। पुराने समय की इस कॉलोनी में पानी नल से हमेशा लगातार बह रहा था। टूटी तो नहीं थी, किसी ने इन्हें एक बूंद पानी का मूल समझाने की हिम्मत नहीं की होगी, क्योंकि इन्हें तो पानी की कोई दिक्कत आई ही नहीं होगी। सामने का गेट खुला रहता, जहाँ से हर आने जाने वाले को देखा पहचाना जा सकता था। काल बैल बजाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में उसके पिताजी मिल गए। घर के अंदर से मुझे खड़ा देख अपने कंधे पर रखे एक लाल रंग के तौलिए से हाथ पोंछते हुए मिलने बाहर आ गए। आप शिंटू के बारे में पूछने आए हैं? यहाँ जो नया आदमी आता है वह उसी के बारे में पूछना चाहता है। आप भी पूछें। शिंटू के पिताजी ने मुझे देखते ही मेरे मन की बात को पढ़ लिया था। हाँ, मैं शिंटू के बारे में ही जानने आया हूँ। आइए अंदर बैठते हैं, चाय भी पीते हैं और गपशप भी करते हैं। मैं सम्मोहित जैसे अंदर चला गया। छोटा सा कमरा, उसी में एक और सोफ़ा लगा। कमरे का एक हिस्सा ड्राइंग रूम बनाया गया था। सामने दीवार पर एक रैक बना था। उस रैक पर 10-11 ट्रॉफियाँ रखी थी। सोफ़े के एक और बैठने के साथ ही चाय के लिए कहा गया, जिसका मैं औपचारिकता पूर्वक विरोध नहीं कर सका, क्योंकि चाहता था कुछ देर बैठा रहूं, शिंटू के बारे में जान सकूं। शिंटू के पिता ने बात अपने आप ही आरंभ कर दी। मेरा शिंटू, जिसका नाम विजय बहादुर है, पैदा होते ऐसा नहीं था। उसका ये अपाहिजपन हमें जब यह 8वीं में था सामने आया और हम इसके इलाज में जुट गए। होनहार लड़के के लिए मैं क्या नहीं करता। इसकी बीमारी की लड़ाई तो मेरे लिए किसी युद्ध से कम नहीं थी। मैंने हर मोर्चा संभाला, परंतु मैं हार गया। मैं क्या, मेडिकल साइंस ही हार गई।
यह बीमारी जीन्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। अब पता नहीं मेरे जीन्स में थी या मेरे पिताजी के। डॉक्टरों ने इस बीमारी का नाम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहा है, अर्थात सब मसल धीरे धीरे कमज़ोर, फिर काम करना छोड़ देंगे और अंत में यह बीमारी हार्ट तक पहुंचेगी और सब खत्म हो जाएगा। मतलब आदमी तिल तिल मरता रहे और माँ बाप इस दर्द को बर्दाश्त करते रहे। वह थोड़ा रुका, मैं पिता की पीड़ा को समझ रहा था। उसने एक लंबी सी सांस लेकर आगे बोलना आरंभ किया। तब तक हम शायद रहें या नहीं रहे, कुछ नहीं कह सकते। अब चिंता यही है कि हमारे सामने सब कुछ हो जाए तो हम कम से कम इसकी देख रेख तो कर सकें। हमारे पीछे इसे कौन देखेगा? जब मैं इसकी लाइलाज बीमारी का पता लगाकर घर पहुंचा तो चिंता और बढ़ गई। 8वीं तक सब सही रहा। बैडमिंटन का खिलाड़ी था। सब ट्रॉफियां जो आप रैक पर देख रहे हैं, इसने जूनियर बैडमिंटन में प्राप्त की हैं। पढ़ने में भी वह किसी से कम नहीं था। वह ऊपर वाला भी तो योग्य होता है और उसी को कुछ देता रहता है। फिर भी यह किसी न किसी तरह से 12वीं पास कर 12वीं में स्कूल में पहले नंबर पर रहा। आगे पढ़ना चाहता था, परंतु अब इसका चलना बंद हो गया है। खड़ा होता तो गिर जाता। बोलकर वह चुप चुप हो गया। शून्य में बाहर की ओर देखने लगा। मैं भी चुपचाप उसको पढ़ने लगा। शायद उसके दर्द की पीड़ा का एहसास मुझे अब होने लगा था। इतने में शिंटू की मम्मी चाय ले आई और हम चाय पीने लगे। साथ में उसके पिता शिंटू के गुणों का बखान करते रहे। पता चला वह पेंटिंग करता है, गाना गाता है, बांसुरी भी बजाता है। शिंटू कई गुणों की खान बताया गया। 20 साल में इस शहर में फिर ट्रांसफ़र हो गया और तो फिर शिंटू याद आने लगा, यह सोचकर कि इस छोटे से शहर में अगर वह यहीं होगा तो कभी न कभी तो मिल ही जाएगा। मैं अपने काम में लग गया। मेरे सामने एक अपाहिज की साइकिल रुकी। साइकिल में एक अधेड़ सा युवक बैठा जो हाथ से साइकिल को चला रहा था। साइकिल में सुपारी, गुटखे, सिगरेट, बीड़ी आदि की लटाएं लटकी हुई थी। साथ में एक और लटके हुए रेडियो में गाना चल रहा था। युवक की गर्दन भी गाने के ताल में हिल रही थी। मैंने सोचा कि वह मुझे कुछ बेचने वाला है। मैंने तुरंत ही कहा, भाई मुझे कुछ नहीं लेना, आपके पास मेरे लिए कुछ नहीं है। अंकल मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, मैं शिंटू हूँ। आपने मुझे एक दिन सड़क पर गिरते हुए देखा था ना? आप हमारे घर भी आए थे, बात पुरानी है। अरे शिंटू तुम! मैं शिंटू को पहचान कर बीच में ही बोल उठा। जिसके बारे में मैं सोच रहा था वह मेरे सामने था। मैं खुश था। मैंने शिंटू को ध्यान से देखा। उसके बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगे थे। लगता है कि इसके बाल धूप में सफ़ेद हो रहे हैं, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए साइकिल पर धूप में ही निकलना पड़ता है। जब मैं उसकी साइकिल को देख रहा था तो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बोल उठा, मेरे मामा ने दी है। मैं भी केवल मुस्कुरा देता हूँ। साइकिल के ऊपर लिखा था, मैंने जीना सीख लिया। मुझे उसका यह स्लोगन अच्छा लगा। लड़का हिम्मत वाला है, यह तो मैं जानता ही था, आज देखने को मिल गया। तभी गुटखे के ग्राहक अपने आसपास आ गए और गुटखा बेचने लगे। उसने FM रेडियो पर गाना चला रखा था। वह गाने के साथ झूम भी रहा था, अपना सामान भी बेचने में व्यस्त हो गया। उसके 2-4 ग्राहकों ने उसे घेर लिया। मैं भी जल्दी में था तो चल दिया। जाते हुए दिमाग में आने लगा कि उसकी बीमारी अब आगे बढ़ रही है। यह सब जानते हुए भी वह बड़े उत्साह से अपना जीवन यापन कर रहा है। आज मैं जल्दी में था। बात अधूरी रहने लगी और सारे दिन शिंटू ही दिमाग पर छाने लगा। शिंटू की बीमारी अब आगे बढ़ गई है। उसकी टांगें बेकार हो गई है। वह शायद कितने दिन आदि बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही थी। शिंटू को देख आज मुझे फिर से 20 साल पहले उसके पिता की मुलाकात याद हो गई। 20 साल को गुजरते मुझे तो कोई पता नहीं चला, परंतु 20 साल में कई परिवर्तन हो गए हैं। मेरी जिज्ञासा शिंटू के पिता से मिलने की फिर होने लगी। शाम को ही मैं रेलवे कॉलोनी की ओर चल पड़ा। अब तो पहले जैसा गठियों से धुआं नज़र नहीं आता। अब शायद रेल इलेक्ट्रिक हो गई है। फिर भी कुछ एक दुख
अंगीठी से धुआं निकल रहा था। उसके मकान के पास रुका तो देखा वहां तो कोई नहीं रहता। पता चला कि चिंटू के पिता को रिटायर हुए कई वर्ष हो गए हैं। सुना जाता है कि उसके माता पिता दोनों ही भगवान को प्यारे हो गए। अब चिंटू अपने पिता के बनाए मकान में अपने भाई के साथ रहता है। यह जानकर तो चिंटू से मिलने की मेरी जिज्ञासा और बढ़ने लगी। अब जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी नज़रें चिंटू को ढूंढने में लगी रहती हैं। उस दिन तो चिंटू मुझे प्रसन्न लग रहा था। अब कहाँ रहता है, कैसे गुजारा करता है, ये जानने की इच्छा होने लगी। सभी विकलांगों वाली साइकिलों पर मैं नज़र आने लगा। मन में इच्छा हो तो बात बन ही जाती है, देरी भले ही हो जाए। 1 वर्ष के बाद एक दिन चिंटू की साइकिल एक अधेड़ सा पुरुष धक्का मारता हुआ ले जा रहा था। कभी कभी कोई ग्राहक मिलता तो वो रुक जाता, अपना सामान बेचने लगता। मैं जल्दी से चिंटू की ओर पहुंचा। मुझे देखते ही बोला, अंकल आप सालों बाद मिलते हैं। पिछली बार भी आपको देखता रहा, अब चले गए। हाँ मैं चला गया था, इसके बाद मैं भी तुम्हें देखता रहा, कोई पता नहीं चला। अंकल ये मेरा दोस्त भोला है, सवेरे हम दोनों साथ चलते हैं। जब मैं अपनी साइकिल भी नहीं चला सकता वह साइकिल को धक्का देता रहता है और मैं सामान बेचता हूँ। हम दोपहर और रात का खाना इकट्ठे खाते हैं। अपना मुंह भोले की ओर करके उसे कहा, भोले अंकल को नमस्ते कर। भोले ने नमस्ते किया। मैं मुस्कुराया। भोले आप बहुत अच्छा करते हो, सेवा भाव तो किसी में भी ऐसे ही नहीं होता। धन्य है वो जो सेवा करते हैं। मैंने भोले के कंधे पर हाथ रख दिया और कहा, भोले का भी कोई नहीं है, भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया है। अब हम दोनों साथ साथ रहते हैं। यह खाना बना देता है, मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ। फिर रात को हम कोई कैमर बोर्ड भी खेलते हैं। ओ इसे कैरम बोर्ड कहते हैं। तो कैरम बोर्ड खेलते हो, तुम हारे तो नहीं? हाथ तो चलते नहीं परंतु उंगलियां चलती हैं। भोला मेरे हाथ को बोर्ड पर रख देता है और मैं गोटियों को अच्छी तरह से खेल लेता हूँ। अंकल ज़्यादा बार जीत ज़्यादा मेरी ही होती है। मुझे आश्चर्य होने लगा। इस लड़के को किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। उसे उस बनाने वाले ने एक साथी भेज दिया। अब इस सहारे वह जिंदगी के शेष दिन निकाल देगा। या ऊपर वाला भी गोटियां खेलता रहता है। कौन सी गोटी कैसी खेलनी है वह अच्छी तरह से जानता है। हमारा मिलना भी एक तरफा ही था, एक इत्तेफाक था। यह बीड़ी खरीदने का मेरा पक्का ग्राहक था। इसी में हमारी दोस्ती हो गई। भोला पढ़ा लिखा नहीं था। वह अपनी प्रेमिका को पत्र मेरे से लिखवाता था। मैं पत्र लिखते हुए उसका मज़ा लेता। एक बार मैंने उस पत्र में अपनी नमस्ते क्या लिखी, उसे पता चल गया कि भोला अनपढ़ है। वह इसे छोड़कर चली गई और तब से यह प्रेम का मारा मेरे साथ रहता है। वह इसका सब कुछ मार कर चली गई। मैं भोले की कहानी समझ गया, उसकी ओर देखता रहा। वह मेरी ओर देखता रहा, एक भीगी बिजली की तरह। मैंने उसके कंधे पर फिर हाथ रखा। साइकिल पर रखे एक मोबाइल पर गाने बज रहे थे। साफ था कि अब रेडियो की जगह मोबाइल ने ले रखी थी। मैंने सर उसको क्या नहीं दिया। वह जो मांगती थी सब देता था। मैंने भूखा रहकर भी उसकी मांग पूरी की है। मैं खाली हो गया हूँ। भोला इस तरह से अपना दिल छोटा नहीं करते। तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त भी तो है, तुम खाली कैसे हो? मैंने कहा। तभी मोबाइल पर चिंटू और भोले का नाम आ गया। मोबाइल पर FM विविध भारती का SM के बहाने आपके तराने बज रहा था। उसकी फरमाइश थी मेरी दोस्ती और मेरा प्यार, फिल्म दोस्ती का गाना। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, हमारा गाना आ रहा है अंकल, यह हम दोनों की फरमाइश है, हम इसी गाने की फरमाइश करते रहते हैं। वह मेरी ओर देखकर कान मोबाइल की ओर लगाकर मुस्काने लगा। आज फिर हमारा गाना आ गया। भोला भी खुश हो गया। अब उन दोनों का ध्यान गाने पर था। वे अपना नाम विविध भारती से सुनकर बड़े खुश हो रहे थे, साथ में गाना भी गुनगुनाने लगे। गाना खत्म होने के बाद दोनों ने एक दूसरे से हाथ जोड़ कर मिलाया और क्रिकेट के मैदान में छक्का मारा हो ऐसी खुशी व्यक्त कर रहे थे।
थोड़ा हंसते रहे। मैं उन दोनों को देखता रहा। उनकी दुनिया भी अपनी है, वर्तमान में जीते हैं, कल क्या होगा इसके लिए चिंतित नहीं है। इनके जीवन का दर्शन ही पढ़ने योग्य है। विविध भारती भी इन लोगों के लिए बहुत खुशियाँ बांटती हैं। क्षण में ही फिर अपनी बात पर आ गए। अंकल, अब इसकी शादी हो जाए तो हम साथ रहेंगे। खाना वह बना लिया करेगी और हम बाजार में माल बेचकर पैसे उसे दे दिया करेंगे, चिंटू ने कहा। बोला भी चुप रहा, बल्कि हल्का सा मुस्कुराने लगा। लग रहा था कि उसे काम सताता होगा और लगने लगा कि वह शादी की इच्छा रखता ही होगा। मैं इन दोनों से मिलकर आज खुश था। चिंटू और भोले को जब भी देखता हूँ तो दोनों एक दूसरे के साथ देखने को मिलते हैं। उन्हें देखने से मुझे 1964 की फिल्म दोस्ती याद आ जाती है। इस फिल्म के गाने भी विविध भारती जब भी बजते हैं तो वो देखते रहते हैं। यही तो कहानी है जिंदगी की। हाँ, उस मूवी में एक लंगड़ा और दूसरा अंधा दोस्त, जिनकी दोस्ती इतनी अटूट थी कि कोई भी परिस्थिति उन्हें अलग ना कर सके। एक चल नहीं सकता था, दूसरा चल फिर सकता था, इसलिए चिंटू की पूरी तरह भोला मदद करता। ऐसा लगता है कि दोस्ती के दोनों किरदार फिर से एक रूप में आ गए हों। आज के समय में जब एक दूसरे के पास बात करने का समय नहीं, वहाँ दोस्ती और भाईचारा कहाँ देखने को मिलता है। कुछ अंतराल के बाद अब चिंटू चल फिर नहीं सकता था, उठ बैठ नहीं सकता था, लेकिन बातचीत अच्छी तरह से करता। कहीं बैठा हो और बात कर रहा हो तो कोई नहीं कह सकता कि उसे कोई बीमारी है। हर बात में भाग लेता, सवेरे की सारी अखबार छाट लेता और चाय का घूंट तक नहीं पीता। कुछ और दिनों के बाद जब मैंने उनसे मुलाकात की तो चिंटू की हालत और ख़राब हो रही थी। वह अब अपने हाथ तक नहीं हिला पाता, केवल बोल सकता था। अब तो दोनों साथ ही रहते। उन्हें पता चला कि शौच करने के लिए भी भोला ही उसे बाथरूम ले जाता। यहाँ तक कि सभी कार्य उसे उन्हीं की सहायता से करने होते। उसके पाँव में अब सूजन आ गई थी। चलो डॉक्टर को दिखाएं। नहीं, कल ही मैं डॉक्टर को दिखाया था, भोले ने कहा। साइकिल पर चिंटू को बैठाए अपना सामान बेचने दोनों निकल पड़े। मोबाइल पर विविध भारती बज रहा था। मैंने उन दोनों को जाते देखा। सोचने लगा कि अब अपनों ने चिंटू को त्याग दिया है। एक मित्र ही काम आ रहा था। आज के समय में इस तरह के काम भला कौन अपने मित्र के लिए करता है। भोले तुझे सलाम। अब मेरी जिज्ञासा बढ़ रही थी कि चिंटू की किसी दिन छुट्टी हो जानी है। डॉक्टरों के कहने के मुताबिक बीमारी हार्ट तक पहुंचने वाली है, इसलिए भी मैं उनको लगभग रोज़ देखता रहा। चिंटू को मालूम है कि उसके दिन थोड़े रह गए हैं। उसे इसका कोई गम नहीं। शरीर में कोई स्थान ऐसा नहीं जहां उसे पीड़ा नहीं सताती, लेकिन उसने कभी भी इसका पश्चाताप नहीं किया। वह कहता फिरता कि भोले जैसा दोस्त जिसका साथी हो, उसका दर्द कहाँ है। उसका मानना है भगवान है या नहीं, वह तो अपने माँ बाप के बाद भोले को ही भगवान के रूप में जानता है। एक दिन मैं काम पर से घर आ रहा था। रास्ते में देखा तो चिंटू अकेला ही साइकिल पर बैठा था। आज उसके पैर अधिक फूले हुए थे, आंखें डूबी सी, शरीर में कोई हरकत नहीं। उदास सा सड़क का दूसरा छोर देख रहा था। मोबाइल पर गाना मेरी दोस्ती मेरा प्यार बज रहा था। मैंने पूछा, चिंटू आज तुम्हारी ही फरमाइश फिर आ गई। नहीं अंकल, अब तो गाना ही इसमें भर दिया है, इसी को सुनता रहता हूँ। विविध भारती वाले तंग आ गए हैं हमारी फरमाइश बार बार सुनते हुए। कहते हुए मुझे लगा कि आज पहली बार उसकी आंखें भर आई थी। मैं उसकी ओर देखता रहा। मैंने इधर उधर देखा तो भोला नजर नहीं आया। क्यों चिंटू, भोला दिखाई नहीं दे रहा? क्षण भर वह चुप रहा। एक लंबी सी सांस लेकर कहा, अंकल, जब से भोला गया है ये गाना मैं लगातार बजाता रहता हूँ। मुझे लगता है भोला मेरे पास ही है, मैंने ही उसे भेजा है। वह चुप तो हो गया था, उसका गला रुंध गया था, वह कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन मेरा माथा ठनका। पूछा, कहाँ गया भोला? वह तुम्हारे बिना ही कहीं नहीं जाता। बोला, कहीं नहीं गया है, न जाएगा, आ जाएगा।
उसे मालूम है मेरा अंतिम समय नज़दीक है, उसके बिना मैं मरूंगा कैसे। मेरे अंतिम संस्कार उसी के हाथों तो होना है। वह आएगा और यह गाना बजता रहेगा, हम दोनों मिलकर उस गाने को गाएंगे, तभी मैं मरूंगा। अब वह चुप हो गया। वह अपनी साइकिल को मुझसे अलग ले जाना चाहता था, परंतु मुझे मालूम है कि उसके हाथ नहीं चलते। उसे अब तो बोलने तक की क्षमता नहीं है। मेरी नज़र उसकी साइकिल पर लटके सामान पर गई तो देखा उसमें अब एक आधा ही पाउच पड़ा है। तुम्हें यहाँ कौन लाता है? मोहल्ले के लड़के यहाँ ले आते हैं। उसका गला फिर भर आया। अंकल, आज आप मुझे घर छोड़ दोगे ना? बहुत देर हो गई है, आज मुझे घर छोड़ने कोई नहीं आए। चुप होते हुए उसके मुंह में आया थूक अंदर उसने किया। जब भोला उसके साथ नहीं है तो मुझे लगा कि आज उसके खाना भी नहीं खाया होगा। मैं पास से एक दर्जन केले ले आया। एक केला चिंटू के मुंह में डालते हुए पूछ ही लिया, तुम भोले के बिना खाना कैसे खाते हो? अंकल, खा लेता हूँ, अपना मुंह ही खाने तक ले जाना पड़ता है। वह मुस्कुरा तो रहा था, परंतु लगा कि वह भूखा है। केला उसने बड़े स्वाद से खाया। मुझे खिलवाने में आनंद भी आया। मुझे उसकी मदद करना अच्छा लगने लगा। उसकी साइकिल को धक्का मारते हुए उससे पूछ ही लिया, अच्छा भोला कब आएगा? भोला ज़रूर आएगा, वह हनीमून मनाने गया है। अंकल, उसने शादी कर ली। मैंने करवाई। भाभी आएगी, हम दोनों रोटियां बनाएंगी, हम दोनों मिलकर खाएंगी। उसका लड़का होगा, मुझे वह अंकल पुकारेगा, मैं उसे चॉकलेट दूंगा। बोलते बोलते वह सपने देखने लग गया। चुप हो गया क्योंकि आगे उसे कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। अब मैं भी उससे कुछ नहीं पूछ पाया। मेरा गला भी रुंधने लगा। मुझे लगने लगा कि भोला अब नहीं आएगा। सेवा करना बहुत कठिन धर्म है, लाखों में एक ही उसे निभा पाता है। और अब तो भोले की एंटरटेनमेंट भी शुरू हो गई है। अब चिंटू कुछ बीमारी से, कुछ भूखे रहकर ही जल्दी चला जाएगा। और एक दिन लोगों की भीड़ खड़ी देख मैं भी उस ओर लपका। साइकिल उस पर चिंटू बैठा आंखें खुजला रहा था। मोबाइल पर से गाने बज रहे थे, मेरी दोस्ती, मेरा प्यार, और चिंटू चुप। आंखें जैसे भोले की राह देख रही हो, जैसे भोला आएगा उसकी अंतिम क्रिया करने। मैंने भीड़ को हटाया, उसकी आंखें बंद की और साइकिल को भारी मन से धक्का लगाते हुए अंतिम यात्रा के लिए चिंटू को ले गया। सोचने लगा कि उसके रिश्तेदारों को जानकारी दूं। जब जिंदा रहते कोई नहीं आया तो संपर्क करने का कोई लाभ नहीं। हाँ, पुलिस को समाचार देना ज़रूरी है। मुझे उस दिन ही समझ लेना चाहिए था कि भोला शादी के बाद नहीं आएगा। चिंटू को क्या मालूम कि आजकल लड़कियां अपनों से अपने पति को अलग करती हैं, परंतु चिंटू की मित्रता के लिए तो यहाँ कोई संदेह नहीं था कि कोई स्थान भी है। अब मैं समझ रहा था कि भोला हनीमून से नहीं आएगा जब तक वह भी उसे छोड़ ना दे। मुझे ही उसका क्रियाक्रम करना होगा। चिंटू के लिए लोग यह नहीं कहे कि उसका मित्र अंतिम समय में नहीं आया। मैं उसके क्रियाक्रम के लिए उसके शमशान भूमि की ओर उसे ले जाने लगा। उधर उसके मोबाइल पर गाना बज रहा था, मेरी दोस्ती, मेरा प्यार। मैंने गाना बजने दिया। साइकिल पर से जब चिंटू को उठाया तो सीट पर एक फ़ोटो भोले और चिंटू आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं मिला। हो सकता है वह अंत तक इस फ़ोटो को देख रहा हो। मैंने फ़ोटो भी चिंटू के साथ चिता पर रख दिया। वहीं पर दूर खड़े एक युवक पर मेरी नज़र पड़ी तो असहाय विवशता लग रहा था। जलती चिता की लौ को देख किसी गहरी सोच में सजल नेत्रों से निहारता हुआ वह एकटक देख रहा था। शायद वह भोला ही हो। मैं उसे ऐनक के बिना ठीक तरह से पहचान नहीं पा रहा था। मैं भारी मन से चिता के धुएं को ऊपर उठता देखता रहा। चिंटू के दर्द को पढ़ते पढ़ते दर्द के एहसास में डूबने लगा। पास पड़ी चिंटू की साइकिल पर रखे मोबाइल से गाना अब भी बज रहा था, मेरी दोस्ती, मेरा प्यार।